नर्स इज केयरिंग फॉर ए प्राइमी ग्रेविडा, ठीक है, पहली बार जो लेडी प्रेग्नेंट हुई है क्या कहलाएगी, प्राइमी ग्रेविडा कहलाएगी, ठीक है। जो एक बार भी नहीं हुई क्या कहलाएगी, नलीपैरा कहलाएगी आपकी, ठीक है। और जो 2-3 बार हुई है मल्टीपैरा कहलाएगी, सॉरी मल्टी ग्रेविडा कहलाएगी, मैंने पैरा बोल दिया शायद। प्राइमी ग्रेविडा कहलाएगी, जो एक बार भी नहीं हुई नेली ग्रेविडा कहलाएगी, ठीक है। और जो 2-3 बार हो गई है, 2 से 3 बार हुई है, वो मल्टी ग्रेविडा कहलाएगी। और अगर 3 बार से ज्यादा हुई तो ग्रांड मल्टी ग्रेविडा कहलाएगी। अगर उसने 20 वीक की प्रेगनेंसी को क्रॉस कर लिया है तो पहली बार तो प्राइमी पैरा कहलाएगी, ठीक है। अगर दूसरी तीसरी बार कर लिया तो उसको क्या कहेंगे, मल्टी पैरा कहेंगे। एक बार भी नहीं किया तो नली पैरा कहेंगे। और अगर 4 बार से ज्यादा कर लिया तो उसको ग्रांड मल्टी पैरा कहेंगे, ठीक है। आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। ड्यूरिंग लेबर, तो व्हाट डज द नर्स ऑब्जर्व दैट इंडिकेट बर्थ इज अबाउट टू टेक प्लेस। आप देख रहे हो कि पहली बार कोई लेडी है, फर्स्ट टाइम क्या हुई है, वो प्रेग्नेंट हुई थी, लेबर के अंदर है, आप लेबर में डॉक्टर के साथ खड़े हो और आपको पता लगाना है कि हाँ बस अब बच्चा की डिलीवरी होने ही वाली है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि बेबी की क्या होने वाली है दोस्तों, डिलीवरी होने वाली है। तो देखते हैं इसको। पहले तो हम एक बार लेबर से ही रिलेटेड मैं आपको कुछ करवा देता हूं। लेबर की स्टेज, लेबर की स्टेज ऐसे नहीं है, वो नहीं करवाऊंगा जो आप लोग सब पढ़ते रहते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली चीज है प्री लेबर स्टेज। प्री लेबर स्टेज मतलब कि लेबर स्टार्ट भी नहीं हुआ ना, उससे 2 to 3 वीक बिफोर उसके अंदर सिम्टम्स आने लग जाते हैं। वीक्स बिफोर लेबर के स्टार्ट होने से पहले, ऑनसेट ऑफ लेबर, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, प्री लेबर स्टेज के नाम से जानते हैं। बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर क्या कहलाता है, प्री लेबर स्टेज कहलाता है। फिर दूसरा दोस्तों इसके अंदर आता है ऑनसेट ऑफ लेबर। आपसे कोई फीमेल पूछ सकते हैं कि बताओ मुझे कि मेरा लेबर जब स्टार्ट होगा तो मेरे अंदर कौन कौन से सिम्टम आएंगे, तो क्या कहलाएगा, ऑनसेट ऑफ लेबर कहलाएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज जो आप भर भर के पढ़ते हो, अच्छी तरह से याद करते हो, वो थर्ड स्टेज, ठीक है। कुछ लोग फोर्थ स्टेज, और एक और याद रख लेना, फोर्थ ट्राइमेस्टर किसको कहते हैं, ठीक है, ट्राइमेस्टर। अब देखो प्री लेबर स्टेज का मतलब कि लेबर के स्टार्ट होने से पहले कौन कौन से साइन आते हैं। तो पहला तो जो साइन आता है दैट इज लाइटनिंग। लाइटनिंग इसे हम वेलकम साइन भी बोलते हैं, ठीक है। जब लेबर स्टार्ट भी नहीं होता उससे 2-3 वीक पहले क्या हो जाता है दोस्तों, लगभग 38 वीक के ऊपर लाइटनिंग हो जाती है, ठीक है। और लाइटनिंग का मतलब क्या होता है, लाइटनिंग मतलब होता है हल्का फील होना। तो क्या होता है कि जो बेबी जो होता है उसका जो हेड है दैट इज डिसेंड डाउन इनटू पेल्विस, नीचे की तरफ आ जाता है। जब पहले क्या होती है, फंडल हाइट बढ़ती रहती है, तो फंडल हाइट बढ़ने के कारण जो लंग्स जो होते हैं, हम डायफ्राम जो होता है जो अपवर्ड्स क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, जिससे जो फीमेल है उसको रेस्पिरेटरी और पीछे की साइड से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स फील होने के कारण ये फील होती है उसको प्रेगनेंसी के दौरान। अब जैसे ही लाइटनिंग होगी तो बेबी जाएगा नीचे, नीचे जाते ही डायफ्राम भी वापस नीचे आ जाएगा, तो जो फीमेल है उसको क्या फील होने लग जाएगा, लाइट फील होगा, अच्छा फील होने लग जाएगा। इसके कारण इसे लाइटनिंग भी कहते हैं। इसे हम वेलकम साइन भी कहते हैं। जब भी लाइटनिंग हो जाती है इसका मतलब ये है कि अब 2-3 सप्ताह में क्या होने वाली है, डिलीवरी होने वाली है, बेबी आने ही वाला है, तो वी शुड बी रेडी टू वेलकम हिम और हर, ठीक है। उसको हमें वेलकम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, इसे हम वेलकम साइन भी बोलते हैं। इसके बाद है सर्वाइकल राइपनिंग, ठीक है। लेबर से पहले कौन सा साइन आता है, सर्वाइकल राइपनिंग का साइन आता है। राइपनिंग का मतलब क्या होता है कि देखो सर्विक्स होता है डायलेट, और किसी भी चीज को अगर डायलेट करना है ना तो उसका सॉफ्ट होना जरूरी है। जैसे ये पेन है, अगर इसको आप कोशिश करोगे तो ये टूट जाएगा, लेकिन अगर ये सॉफ्ट होता तो ये टूटता नहीं, ये मुड़ जाता, ठीक है। ऐसे ही सर्विक्स है, अगर आपने सर्विस को बिना सॉफ्ट के डायलेट किया तो सर्विस क्या हो जाएगा, टीयर हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा सर्विस का, ब्लीडिंग होने लग जाएगी। लेकिन उससे 2 से 3 वीक पहले ही सर्विस क्या होने लग जाता है, सॉफ्ट होने लग जाता है। मेन रिलैक्सिन हार्मोन ऐसा काम करवाता है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स करवाते हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, सर्वाइकल राइपनिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सर्वाइकल राइपनिंग। एक आप याद रखना वर्ड फाल्सिंग, मतलब फाल्सिंग मतलब यहां पर मैं कह रहा हूं फॉल्स लेबर पेन, फॉल्स लेबर पेन। देखो ये तीनों वर्ड है ना मैंने ऐसे लिखे हैं ताकि आपको याद हो जाए। देखो राइपनिंग, फाल्सिंग और लाइटनिंग ये लेबर से पहले आते हैं। आपको हो सकता है कि वो कह दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, और फिर इनमें से कोई एक दे दे। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑनसेट ऑफ लेबर जब शुरू होता है ना उसके साइन नहीं है ये, लेबर के शुरू होने से 2 से 3 वीक पहले ये साइन आ जाते हैं। कौन कौन से, लाइटनिंग आ जाता है, सर्वाइकल राइपनिंग आ जाता है, और क्या एक आ जाता है फाल्सिंग मतलब फॉल्स लेबर पेन। तो फॉल्स लेबर पेन आपको पता ही होगा डल नेचर का होता है, ठीक है। इसके कारण सर्वाइकल डायलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्विक्स कभी भी इसके कारण फॉल्स लेबर पेन के कारण डायलेट नहीं होता है। इसके अलावा ये अगर हम इसको एनीमा दे क्लाइंट को तो उससे भी क्या हो जाता है, थोड़ा ट्रीट हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो ये साइन क्या आते हैं, लेबर से पहले आते हैं, इन्हें हम प्री लेबर स्टेज के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ऑनसेट ऑफ लेबर। लेबर जब स्टार्ट होगा ना तब कौन कौन से साइन आएंगे, तो एक तो आएगा ट्रू लेबर पेन। क्या आएगा दोस्तों, ट्रू लेबर पेन आएगा।
ट्रू लेबर पेन। और जब ट्रू लेबर पेन आता है वो किसके कारण होता है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। तो आप यहां पे लिख भी सकते हो कॉन्ट्रैक्शन आने लग जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा क्या होता है, लेबर पेन होता है, सॉरी जब लेबर शुरू होता है तो आपको कैसे पता लगेगा कि लेबर शुरू हो गया, शॉक के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, शॉक के द्वारा। और एक क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन। अगर किसी भी फीमेल के अंदर इनमें से कोई भी साइन आ गया तो आप उसको कह देना कि आप क्या हो, आप मतलब आपका लेबर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है। ट्रू लेबर पेन आ गया है। ट्रू लेबर पेन वो पेन होता है जिस पेन के कारण सर्विस क्या होता हो, डायलेट होता हो, जिसका जो नेचर जो हो वो इंटेंस नेचर होता हो, जो एनिमा से ट्रीट नहीं हो पाता हो, बिल्कुल रिदमेटिक पेन होता हो, ठीक है, वो ट्रू लेबर पेन होता है। कॉन्ट्रैक्शन आने लग जाते हैं तो समझ जाना कि ऑनसेट ऑफ लेबर हो गया है। कॉन्ट्रैक्शन के कारण भी क्या होगा, सर्विस की डायलेशन हो। सो क्या होता है, सो का मतलब ये होता है कि जो सर्वाइकल जो म्यूकस है वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है और फिर बाहर आ जाता है, उसे हम सो कहते हैं। कभी अच्छी डिटेल में और बताऊंगा कि होता क्यों ऐसा। फिर है बैग ऑफ मेम्ब्रेन। तो बैग ऑफ मेम्ब्रेन आपको पता ही है कि जो क्या होता है कि जब बेबी नीचे की साइड आता है तो दो उसका एक बैग बन जाता है, एक बैग बाहर की तरफ आ जाता है हल्का सा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, फोर वाटर के नाम से। एक पीछे की तरफ रहता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, हाइंड वाटर के नाम से जानते हैं। ऐसे बैग बन जाता है, देखो ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर जो एम्नियोटिक फ्लूइड भरा रहता है इसे हम फोर वाटर बोलते हैं, और जो पीछे की साइड भरा रहता है ये हाइंड वाटर। तो अगर ये बन गया ना, अगर फीमेल कह रही है कि ऐसा दिखाई दे रहा है तो वो भी पक्का है कि उसका लेबर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट स्टेज, अब इनको मैं थोड़ा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना समझो कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सर्वाइकल डायलेशन होता है। सेकंड स्टेज के अंदर क्या होता है दोस्तों, बेबी की डिलीवरी होती है। थर्ड स्टेज के अंदर प्लासेंटा की डिलीवरी होती है। फोर्थ स्टेज गोल्डन स्टेज है या ऑब्जर्वेशनल स्टेज है, इसके अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। और परप्यूरा को हम फोर्थ ट्राइमेस्टर कहते हैं, ठीक है। परप्यूरियम जो पीरियड है उसको हम किस नाम से जानते हैं, फोर्थ ट्राइमेस्टर के नाम से जानते हैं। फर्स्ट स्टेज प्राइमरी ग्रेविडा में 12 घंटे की होती है, जो मल्टीपैरा होती है उसमें 6 घंटे की होती है। सेकंड स्टेज प्राइमरी पैरा में 2 घंटे की होती है, मल्टीपैरा के अंदर आधे घंटे की होती है। थर्ड स्टेज दोनों में 15 मिनट की होती है, लेकिन 30 मिनट तक फिर भी नॉर्मल होता है। अगर 30 मिनट तक प्लासेंटा नहीं आए तो रिटेन्ड प्लासेंटा कहलाएगा। फोर्थ स्टेज 1 घंटे की होती है और ऑब्जर्वेशन स्टेज होती है, और ये जो होती है ये 6 वीक का होता है। अगर डेज में पूछे तो 42 डेज का होता है, ठीक है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गई, आपके लिए काफी है। अभी क्या कह रहा है कि हमें कैसे पता लगेगा कि बर्थ होने वाला है, ठीक है। एक बात बताओ कि अब बर्थ जब होता है तो आपको कैसे पता लगेगा कि बर्थ होने वाला है। इसको मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसा मूवमेंट है जिसके बाद में क्या होने वाली हो, बेबी की डिलीवरी होने वाली हो, तभी तो आपको पता लगेगा कि बेबी का बर्थ होने वाला है। तो देखते हैं एक बार, थोड़ा सा जल्दी से आपको मैं बता देता हूं मैकेनिज्म ऑफ लेबर के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ लेबर, ठीक है। आप 10 क्वेश्चन तो कर रहे हैं लेकिन आपको बहुत सारी चीजें इसके साथ में हो रही हैं, तो आप ये मत सोचना कि मेरे 10 ही क्वेश्चन हुए, मेरे टाइम वेस्ट हो गया। आपको उसके साथ में बहुत सारी चीजें आपको हो जाएंगी। जब आपके 300 क्वेश्चन होंगे और आपको सारा डाटा आपके पास होगा तो आप खुद सोचोगे कि हाँ मैंने बहुत चीजें सीख ली है इससे। मैकेनिज्म ऑफ लेबर में सबसे पहला क्या होता है दोस्तों, इंगेजमेंट होता है। इंगेजमेंट, ठीक है। इंगेजमेंट के बाद एक ऐसा मूवमेंट है जो चलता ही रहता है। लोग अगर बीच में लिखते हैं तो बिल्कुल गलत लिखते हैं, वो डिसेंट, ठीक है। बेबी नीचे की तरफ तो आता ही रहेगा, तभी तो बेबी बाहर आएगा। कई बीच में लिख देते हैं एंगेजमेंट के बाद डिसेंट होता है, मतलब एक बार ही थोड़ी होता है। डिसेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो होती ही रहती है, बेबी नीचे की तरफ आता ही रहता है, ठीक है। तो एंगेजमेंट हो गया। एंगेजमेंट के बाद क्या करता है, बेबी का फ्लेक्शन होता है। अभी मैं अच्छी तरह डिटेल में और समझाऊंगा क्योंकि अभी हमने इस क्वेश्चन में काफी चीजें बात कर ली है, इसलिए इसमें हम इतना नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ही फ्लेक्शन हुआ, फ्लेक्शन के बाद में क्या होता है, बेबी इंटरनल रोटेशन करता है। इंटरनल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन के बाद में क्या होता है दोस्तों, जो बेबी होता है उसका क्राउनिंग होती है। क्या होता है, क्राउनिंग। और क्राउनिंग के बाद में क्या होता है, जो बेबी जो होता है उसका बर्थ होता है, बर्थ बाय एक्सटेंशन। बर्थ बाय एक्सटेंशन, बेबी का बर्थ आपसे पूछ सकता है कि कौन सी मूवमेंट के द्वारा होता है, तो एक्सटेंशन के द्वारा बर्थ बेबी का क्या होता है, मूवमेंट होता है। वैसे हमारा काम यहीं तक इस क्वेश्चन में, लेकिन मैं फिर भी आपको आगे बता देता हूं, ठीक है। क्राउनिंग हो गई, एक्सटेंशन हो गया। एक्सटेंशन के बाद में होगा रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन। और रेस्टिट्यूशन के बाद में होगा एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन। और एक्सटर्नल रोटेशन के बाद में क्या होता है, जो लैटरल फ्लेक्शन के द्वारा बेबी का जो ट्रंक है और शोल्डर इनकी डिलीवरी करवा दी जाती है, ठीक है। ये मूवमेंट होते हैं, कभी इनके बारे में और अच्छे से मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा कि हो कैसे रहे हैं। अभी सिर्फ आप इतना समझो, मतलब हमें यह समझना है कि यहां पर बेबी का क्या हो रहा है, बर्थ हो रहा है। बेबी का बर्थ हम एक्सटेंशन के द्वारा करते हैं, ठीक है। एक चीज और लिख लो, हो सकता है कभी पूछ ही ले, इसको हम एक मैन्यूवर के नाम से भी जानते हैं। इसको हम बोलते हैं रीजन, RITZEN। जो एक्सटेंशन है ना, इसे हम रीजन के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि
कि बेबी की जो हेड की जो डिलीवरी होती है ना, वो कौन से मैन्यूवर के द्वारा होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रीजन मैन्यूवर बोलते हैं। रीजन मतलब क्या है कि हम बेबी के हेड को क्या करते हैं, यहां से पकड़ते हैं और एक हाथ से यहां सपोर्ट रखते हैं और थोड़ा सा एक्सटेंशन करके हम क्या करते हैं, बाहर की तरफ लाते हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, क्या तो हम एक्सटेंशन बोलेंगे, ये इस टेक्निक को रीजन ने बताया था, तो इसे हम रीजन मैन्यूवर भी बोलते हैं। अब हमें कब पता लगेगा बेबी का बर्थ हो रहा है, भाई हमें इससे पहले की जस्ट प्रोसेस अगर हमें पता लग जाए कि भाई बेबी का जो बर्थ हो रहा है उससे पहले ही अगर हमें प्रोसेस पता लग जाए दोस्तों, तो आप बता दोगे कि हाफ डिलीवरी होने वाली है। वो कह रहा है कि डिलीवरी कब होने वाली है ये पता लगाओ। अब इसमें तो डिलीवरी हो ही गई एक्सटेंशन के द्वारा, लेकिन हमें उससे जस्ट पहले का पता लग जाए तो हम कह देंगे हाँ इसके बाद में क्या होगी, डिलीवरी होगी। या आप सिंपल वर्डों में कहो तो ये कह सकते हो कि क्राउनिंग के बाद क्या होती है, डिलीवरी होती है। अब आपको अगर क्राउनिंग समझ में आ गई तो इसका मतलब आप, तो क्राउनिंग में क्या होता है कि जो फीटल जो हेड है वो पेरिनियम को क्या करता है, बल्ज करता है, पेरिनियम को बाहर की तरफ निकालता है, क्योंकि वो बाहर आ रहा है। तो बाहर जब आता है तो जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स है ना, उनके ऊपर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, उनके ऊपर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। तो अगर आपको ये पता लग जाए कि हाँ भाई फीटल हेड दिखाई दे रहा है और वो वापस नहीं जा रहा कॉन्ट्रैक्शन के साथ में, देखो वापस नहीं जाता है, ठीक है। क्राउनिंग में और बाकी में अंतर यही है, बाकी में एक बार हेड वाल दिखाई भी देगा तो वापस अंदर चला जाता है, कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो बाहर आएगा, थोड़ा सा रिलैक्सेशन के बाद अंदर, लेकिन क्राउनिंग हो गई एक बार हेड बाहर आ गया तो फिर वापस अंदर नहीं जाता। और वो हेड क्या कोज करता है दोस्तों, प्रेशर कोज करता है। इसीलिए उसके बाद में हम क्या करते हैं, एपिजिटोमी करते हैं, ताकि वो उस पेरिनियम को क्या नहीं कर दे, टीयर नहीं कर दे, उस पेरिनियम को क्या नहीं कर दे, वो टीयर नहीं कर दे, ठीक है। इसलिए हमें क्राउनिंग का पता होना चाहिए। क्राउनिंग में हमने एक चीज सीखी कि क्राउनिंग के अंदर पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होती है ना, उनको क्या करता है, बल्ज करता है, बाहर की तरफ निकालने की क्या करता है, उनको कोशिश करता है, प्रेशर कोज करता है, उन मसल्स के ऊपर क्या कोज करता है, प्रेशर कोज करता है। तो आप क्राउनिंग अगर आपको समझ में आ गई तो आप कह दोगे हाँ अब बेबी की डिलीवरी होने वाली है। आप कहोगे कि मैम इसकी क्राउनिंग हो रही है, अब इसकी अगली क्या करवानी है, हमें डिलीवरी करवानी है, किसके द्वारा करवानी है, एक्सटेंशन के द्वारा करवानी है। अब इस क्वेश्चन में यही कह रहा है ये कि एक नर्स को कैसे पता लगेगा कि बस अब बेबी का बर्थ होने वाला है। मतलब हमें यह समझना है कि इस क्वेश्चन को अगर हम इनडायरेक्टली अगर एक लाइन में लिखते तो ये लिखा हुआ होता कि हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द क्राउनिंग, ठीक है, हाउ विल ए नर्स रिकॉग्नाइज द क्राउनिंग। दोनों लाइन एक ही बात है कि बेबी का बर्थ होने वाला है या क्राउनिंग को कैसे पहचानेगी। तो देखो सबसे पहला भाई ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना इंक्रीजेज, कि ब्लड का डिस्चार्ज होने लग गया उससे पहचानेगी, बिल्कुल गलत बात है। ब्लड का डिस्चार्ज ज्यादातर कब बढ़ता है दोस्तों, गस ऑफ जो ब्लड है ना, वो मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया, वे गस ऑफ ब्लड हमेशा तब बढ़ता है जब प्लासेंटा का क्या होता है, सेपरेशन होता है, प्लासेंटा का सेपरेशन होता है। लेकिन यहां पर बेबी की डिलीवरी की बात कर रहा है, वो प्लासेंटा की डिलीवरी की बात नहीं कर रहा, इसलिए ब्लडी डिस्चार्ज क्या है, इंक्रीज नहीं होगा, ब्लडी डिस्चार्ज क्या नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट, पेरिनियम बिगन्स टू बल्ज विद ईच कॉन्ट्रैक्शन, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो पेरिनियम बाहर की तरफ बल्ज होगा, ठीक है। मतलब उसके ऊपर जो फीटल हेड है वो क्या कोज कर रहा है, प्रेशर कोज कर रहा है। और यही मैंने आपको बताया था किसमें होता है, क्राउनिंग में। यही तो होता है कि क्राउनिंग के अंदर फीटल हेड क्या होता है, पेरिनियम के ऊपर प्रेशर कोज करता है, तो पेरिनियम ऐसे बाहर निकलने की क्या करता है, कोशिश करता है, इसीलिए हम वहां पर हम एपिजिटोमी करते हैं। तो ये अभी तक बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हो है क्यों नहीं, क्लाइंट बिकम इरिटेबल एंड स्टॉप्स फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। देखो क्लाइंट जो इरिटेबल है ना, जो क्राउनिंग जो हो रही है ना, वो तो बीच में हो रही है, जबकि क्लाइंट जो है ना वो इरिटेबल कब होने लग जाता है पता है, एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में। अब एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर कौन सी स्टेज में आता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। तो यहां से ही क्लाइंट क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है क्या होना, इरिटेट होना। अब आप ये तो कहोगे नहीं कि फर्स्ट स्टेज में कह दे इरिटेट हो गई, अब इसकी डिलीवरी होने वाली, बेबी की देखो डिलीवरी हो गई, ऐसा तो है नहीं। क्यों, क्योंकि इरिटेट तो बहुत पहले हो गई। तो इरिटेट से हम कभी भी नहीं कह सकते कि अभी डिलीवरी होने वाली है, क्योंकि उसको पेन होगा कॉन्ट्रैक्शन के साथ में, सर्वाइकल डायलेशन के कारण भी पेन होगा, तो वो इरिटेट तो होगी ही। तो उससे हम ये नहीं बता सकते कि अभी डिलीवरी सिर्फ हम एक चीज से बताएंगे, दैट इज क्राउनिंग। क्राउनिंग 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 से सिर्फ हम बता सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शंस अकर मोर फ्रीक्वेंटली आर स्ट्रोंगर एंड लास्ट लॉन्गर। बिल्कुल सेम जो इसका जो मैंने रीजन बताया था ना, वो ही इसका भी रीजन है। फर्स्ट स्टेज के अंदर जो लेटेंट जो फर्स्ट स्टेज की एक्टिव स्टेज, ट्रांजिशनल और एक्टिव एक ही बात है, ठीक है। हम पढ़ते ही ट्रांजिशनल कोई काम की नहीं है, वो मेन जो होती है वो दो ही होती है, लेटेंट एंड एक्टिव, आप पढ़ लेते हो, वो कोई काम की नहीं है। सेकंड स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है कि 15 से 30 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, फॉर 15 to 30 सेकंड, फॉर 15 to 30 सेकंड, याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आता है। इन 15 to 30 मिनट्स, 15 से 30 मिनट में, मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर में आएगा,
15 मिनट में आएगा, फिर दूसरा 30 मिनट में आएगा, कोई 18 मिनट में आएगा। तो रेंज जो है वो 15 से 30 मिनट। आने के बाद सिर्फ कितनी देर के लिए रहता है, सिर्फ इतनी देर के लिए रहता है, वो 15 से 30 सेकंड के लिए रहता है। लेकिन एक्टिव स्टेज में और सेकंड स्टेज के अंदर कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, दोनों धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, जैसे मतलब 30 सेकंड में आया, फिर 40 में आएगा, फिर 45 में आएगा। ठीक है, सॉरी 45 सेकंड के लिए रहेगा, और जो टाइम पीरियड है वो क्या होता जाता है दोस्तों, घटता जाता है। जैसे 30 मिनट में आया, फिर उसके बाद में और कम होता जाएगा, फिर और कम होता जाएगा। तो लगभग 45 से 60 सेकंड के लिए रहते हैं, और कितनी देर में आते हैं, इन 3 to 5 मिनट, 3 to 5 मिनट, 2 to 3 मिनट लिखो, इन 2 to 3 मिनट। 2 से 3 मिनट के अंदर क्या आने लग जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन आने लग जाते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते जाते हैं। लेकिन कहां से स्टार्ट हो जाते हैं, ये एक्टिव स्टेज से ही क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। ध्यान रखना, नॉर्मल और एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन का भी ध्यान रखना। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन इधर लिख लो। नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो कितने होते हैं, 3 से 5 कॉन्ट्रैक्शन आने चाहिए। 3 से 5 कॉन्ट्रैक्शन, 3 to 5 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट्स। अगर 10 मिनट के अंदर 3 to 5 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल या सफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। इन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल या सफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन अगर दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्शन जो हैं, अगर कॉन्ट्रैक्शन जो हैं वो 2 या फिर 2 से कम आए तो इन्हें हम हाइपोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और अगर ये कॉन्ट्रैक्शन 6 या 6 से ज्यादा आए तो इसे हम टैकीसिस्टोल बोलते हैं। ध्यान रखना, इसे हम क्या बोलते हैं, टैकीसिस्टोल। आपको लग रहा होगा या फिर मैं हाइपरटोनिक बोलूंगा, लेकिन उसे क्या बोलते हैं, टैकीसिस्टोल बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन काफी टाइम ले लिया इसने, फिर आगे देखते हैं। चलो, तो कॉन्ट्रैक्शन अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली एंड स्ट्रॉन्गर एंड लास्ट लॉन्गर। ऐसा नहीं है कि बेबी की डिलीवरी होने वाली होती है तभी ऐसा होता है, जबकि ये तो क्या कब होने लग जाता है, एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में ही ऐसा होने लग जाता है। इसलिए ये भी क्या है, गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पेरिनियम बिगन्स टू बल्ज विद इच कॉन्ट्रैक्शन। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पेरिनियम बल्ज करेगा, बाहर की तरफ आने का प्रयास करेगा, क्योंकि बेबी का हेड उस पर क्या कोज करता है, प्रेशर कोज करता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।